हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारी इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके लिए वो लेके आया हूँ। और ये सारे के सारे जितने भी सवाल हैं वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और इसमें से सवाल जो है वो आने के चांसेस है ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो इसी टाइप से सवाल पूछे जाएंगे। बस इसको समझना है और इसके प्रोसेस को समझना है कि सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है हमारे तीसरे एग्जाम से संबंधित है, जो कि मेरे द्वारा लिया गया था। इसलिए आप ध्यान से समझिएगा और इसके पूरे क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा और पूरे का पूरे सॉल्यूशन को समझना है, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से सवाल आता है तो आप उसको पूरा का पूरा बना सके और अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैंने इस स्लाइड में 2 क्वेश्चन लिखा है, इस दोनों क्वेश्चन को समझाता हूँ, इसके बाद आगे का क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला मेथड लगाना है। ठीक है, और उसको सॉल्व करके बताना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहली बात, अब जो क्लियर विजिबल होगा, साफ मतलब क्लियर विजुअल है, और अगर नहीं दिखता है तो फिर क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, ताकि अच्छा से दिखे, और लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, तो इसमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इस समीकरण को हल करना है। और कैसा समीकरण है तो दिखेंगे, दिया गया है द्विघाती समीकरण जो कि दिया गया है। सबसे पहला काम तो करना ही है कि जो सवाल में दिया गया होगा उसको लिख लेना है। ठीक है, तो दिया गया है द्विघात समीकरण, क्या दिया गया है? द्विघात समीकरण। ठीक है, और द्विघात समीकरण क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35। ठीक है, इसमें ए का मान देखा जाए तो ए का मान क्या है? 1 है। बी का मान क्या है तो बी का मान 12 है। और सी का मान क्या है तो सी का मान 35 है। ठीक है, इस प्रकार से ये ए बी और सी का मान पूरा होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली बात करते क्या है तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे साइड में यहाँ पे द्विघात सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ज़रूरत होगा उस ज़रूरत के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो जो द्विघात सूत्र होता है, लिखेंगे द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र क्या कहता है? द्विघाती सूत्र कहता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी बटा में 2a। क्या कहता है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a, ये कहता है द्विघाती सूत्र। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र के जरिए हम क्या निकालेंगे? इस द्विघात समीकरण का रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रूट। तो देखते हैं, तो इसमें ये जो d है, इस d को विवेक्तर बोला जाता है, विवेक्तर या फिर विवेचक बोला जाता है। तो इस विवेचक का मान पहले निकालना पड़ेगा, तो इसको साइड में यहाँ पे निकाल लेंगे। सबसे पहले d का मान ही निकाल लेना है। जिसको फार्मूला याद रहेगा वो सबसे पहले d का मान ही निकालेगा, उसके बाद इस फार्मूले को रखेगा। तो d का मान निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे नाउ। पहले हम क्या करेंगे? d का मान निकालेंगे। d का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, याद रखना है d का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसमें d का मान निकालना ही है। b का मान पता है, b का मान क्या है? 12। 12 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 इंटू ए का मान 1 है और c का मान कितना है तो 35 है। अब यहाँ से 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 ही रह जाएगा। अब बाकी सबको गुना करना है, तो 4 पचे 20। ठीक है, 4 3 12 2 14, कितना हो गया? 140। यहाँ से अगर डी का मान देखा जाए तो डी का मान यहाँ से कितना निकल के आता है? 4। तो डी का मान मैंने 4 निकाल लिया है। अब इस डी के मान को यहाँ पे रख देंगे। सबसे पहली बात, जिसको फार्मूला याद रहेगा पहले डी का मान निकाल लेगा, इसलिए ध्यान से। ठीक है, तो डी का मान निकाल लिए। अब इस डी के मान को यहाँ पे फार्मूला में रख देंगे। तो x बराबर माइनस बी, तो बी का मान क्या है? बी का मान 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 12 प्लस माइनस रूट अंडर डी। डी का मान क्या है? 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 और बटा में है 2a मतलब a का मान क्या है? a का मान 1 है, तो 2 को 1 से गुना कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा -12 प्लस माइनस 4 का निकल जाएगा 2 और नीचे में आ जाएगा 2। मतलब 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2 और नीचे 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? इसके बाद x का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम 2 साइन है, एक बार प्लस है माइनस है, प्लस माइनस दोनों है। तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, यानी कि एक बार प्लस लेकर के पकड़ना है, एक बार माइनस लेकर पकड़ना है, यानी कि एक बार प्लस पकड़ना है, यानी कि क्या हो जाएगा? माइनस का 12 और प्लस का 2 और बटा में 2, ये हो गया। और एक बार क्या पकड़ेंगे? एक बार प्लस मैंने पकड़ लिया, दूसरी बार माइनस पकड़ेंगे, यानी कि माइनस का
12 माइनस का 2/2। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना है वहाँ पे। तो -12 + 2 कितना हो जाएगा 10, माइनस का 10/2 यानी कि -5। ठीक है। उसी प्रकार से -12 - 2 कितना हो जाएगा -14 और बटा 2 यानी कि कट के कितना हो जाएगा -7। ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो मान आता है -5 और -7। ठीक है। तो ये दो इसका क्या होगा, जो दो आया है इसका -5 -7, ये द्विघात समीकरण को मैंने हल किया है, ये दो इसका रूट आ गया है। अब यही इसका सॉल्यूशन ही है। ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या किया गया है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इस समीकरण को हल करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल एग्जाम में आता है और समझना है स्टेप्स को समझ रहिएगा तो सवाल जो है वो किसी तरह से बन ही जाएगा। तो बस स्टेप ध्यान रखना है कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले जो सवाल में दिया गया होगा उसको लिख देंगे। उसके बाद हम डी का मान निकालेंगे। डी के मान के लिए फॉर्मूला याद रखना है b² - 4ac, b² - 4ac। बस 2-4 बार बोलना है, एक बार लिख लेना है, याद हो जाएगा। d बराबर b² - 4ac। इस पे जो a b और c का मान रहेगा उसको भर देना है, वहां से d का मान आ जाएगा। जो d का मान आएगा उसको द्विघाती सूत्र के फॉर्मूले में रख देना है और द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि क्या होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में d बटा में 2a। अब इसमें रखने के बाद यहाँ से दो रूट निकल के आ जाएगा, दोनों रूट क्या है इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। इस प्रकार से ये समीकरण का ये जो द्विघात समीकरण दिया होता है इसका ये हल होता है। ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगला सवाल में है, निम्नलिखित समीकरण में p के वे मान ज्ञात करें जिन्हें प्रतिस्थापित करने पर द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होगा। यानी कि इसमें p का मान निकालना है सबसे पहली बात, जिससे क्या होगा कि द्विघाती समीकरण जो है उसका जो मूल है वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो इसमें दो सवाल दिया गया है, सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें दो सवाल पूछा गया है। नंबर 1 सवाल ये है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को हल करना है। ये जो समीकरण दिया हुआ है x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0, इस समीकरण को हल करना है, सबसे पहला सवाल ये है। और दूसरे सवाल में p का मान पूछा गया है 2x² + 3x + p बराबर 0। इसमें जो p जो है ये p का मान पता नहीं, इस p के मान को निकाल के बताना है। ये दो सवाल है और 2 नंबर के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है। तो जरूर है कि इसको लिखते हुए चलना है ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले हमको ये सवाल में बोला गया है कि जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इस पहले क्वेश्चन को द्विघाती सूत्र के फॉर्मूले लगा करके उसको सॉल्व कर देना है। तो अभी तुरंत ही द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला बताए हैं और जैसे जैसे बता रहे उस प्रकार से लिखते चलना है। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को हल करना है। अभी जैसे बताए वैसे एक बार ट्राई करना है जरूर, पहले खुद से ट्राई करना है और अगर नहीं होता है देखो खुद से ट्राई करना जरूरी है। ठीक है। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को हल करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले जो दिया गया होगा यहीं पे बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या गया है कि जो द्विघात समीकरण दिया गया है यहीं पे लिखते हैं क्या दिया गया है। तो लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है क्या दिया गया है। तो द्विघात समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। इसमें a b और c का मान निकाल लेंगे क्योंकि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग के लिए x बराबर, अभी हमने बताया x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d। तो d का जरूरत पड़ता है, विवेचक का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले d का मान निकालने के लिए हम a b और c का मान को रख लेंगे। तो a का मान यहाँ पे 1 है, b का मान यहाँ पे -3 है और c का मान यहाँ पे -10 है। a b c के मान में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। a का मान जो x² के गुना में होगा 1 है, तो a का मान 1 आ गया। b का मान जो x के गुना में होगा, x गुना में कितना है -3 है, तो -3 हो गया। c का मान जो होगा वो जो लास्ट में होगा -10। इस प्रकार से हो गया। अब d का मान निकाल लेंगे। अभी हमने बताया d बराबर क्या होता है -4ac। तो d बराबर b का मान क्या है -3 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a का मान 1 है और c का मान -10 है। तो d बराबर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस, और यहाँ पे 4 को 1 से गुना करेंगे तो -4 ही रह जाएगा, और -4 को और -10 से करेंगे तो माइनस प्लस का मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दाएं के 40 हो जाएगा। यानी कि डी का मान कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ से डी का मान कितना निकल के आता है 49 निकल के आता है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। द्विघाती सूत्र का यानी कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे द्विघाती सूत्र
से द्विघाती सूत्र क्या बोलता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। ठीक है, क्या बोलता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो बस इसमें जो मान आएगा उसको रख देना है, बस इतना काम करना है। तो x का मान क्या आएगा, x का मान आ गया, x बराबर आ जाएगा माइनस b का मान क्या है, माइनस का 3। तो देखो माइनस तो फॉर्मूला में पहले एक लग रहा है और b का मान ऑलरेडी पहले से ही माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और प्लस माइनस रूट, पहले मैंने लिख दिया, अगली बार स्टेप्स में कर देंगे। प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना है 49, तो यहाँ रख देंगे 49 और बटा में क्या है 2 गुना ए का मान कितना है तो 1 है, तो ए 1 ही रह जाएगा। x बराबर माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 निकल जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। तो इसमें 2 मान आया है, 3 प्लस माइनस 7। तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, यानी कि एक बार प्लस को पकड़ के सॉल्व कर देंगे, एक बार माइनस को पकड़ के सॉल्व कर देंगे, यानी कि 2 मान है। तो सबसे पहले x बराबर 3 प्लस 7 बटा 2, एक मान यहाँ से आ जाएगा। x बराबर 3, एक बार माइनस लेंगे, 3 माइनस 7 बटा में तो यहाँ से आ जाएगा। तो x बराबर 3 में से 7 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, यानी कि 2 दूनी 4, माइनस का 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से 7 3 10 और बटा में 2 2 5 10, यानी कि x का मान एक 5 आएगा। तो x का 2 मान आ रहा है, एक तो आ रहा है 5 और एक आ रहा है माइनस का 2। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकलता है बाय द द्विघाती सूत्र के, मतलब द्विघाती सूत्र के प्रयोग से हमने ये 2 मान निकाल के बता दिया। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो ये 2 मेथड, मतलब पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है और इसी प्रकार का क्वेश्चन मतलब ऐसे ही बनाना भी है एग्जाम में भी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दूसरा सवाल इसी क्वेश्चन में है। इसी क्वेश्चन में दूसरा सवाल भी है, हालांकि इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन था द्विघाती सूत्र के प्रयोग से इस समीकरण को हल करना है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी बराबर 0। इसको सॉल्व करके बताना, इसको हल करके बताना है कि पी का मान क्या होगा। तो बस आते हैं और उसको समझते हैं कि पी का मान किस प्रकार से निकाला जाएगा। तो इसको इरेज कर देंगे और इसको लिख लेना है जरूरी। ठीक है, तो साइड में जिस वक्त हट जाएंगे उस वक्त लिख लेना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वही क्वेश्चन है, मतलब उसी में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो कि पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन में उसको समझना है। उसमें बोला जा रहा है पी का मान निकालने के लिए। तो समीकरण क्या दिया जाएगा, ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले जो दिया गया है द्विघात समीकरण, उसको पहले लिख लेंगे। तो द्विघात समीकरण दिया गया, लिखेंगे सॉल्यूशन, चूंकि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण के रूप में 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का p बराबर 0, ये द्विघात समीकरण के रूप में दिया हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेना है, इसमें p का मान निकालना है। p का मान कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन में ही बोल दिया गया स्टार्टिंग में ही कि निम्नलिखित समीकरणों में p के वे मान ज्ञात करिए जिन्हें प्रतिस्थापित करने पर द्विघात समीकरण के मूल जो है वो क्या हो, वास्तविक हो। यहाँ पे जो मूल है, जो रूट निकल के आएगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, रियल रूट निकल के आएगा, कोई भी इमेजिनरी नहीं आएगा, कोई भी काल्पनिक नहीं, काल्पनिक जो होता है वो नहीं आएगा। काल्पनिक का केस जो है वो अगली क्लास की बात है। तो फिलहाल इतना समझना है कि यहाँ पर जो भी रूट आएगा, जो भी मूल निकल के आएगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो आपको 3 केस पता होना चाहिए कि मूल जो है किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक कब होता है और वास्तविक कब नहीं होता है। तो वास्तविक कब नहीं होता है तो अगली क्लास की चर्चा है। अब मूल वास्तविक होता कब है वो इसके बारे में जानना है। तो याद रखना है कि जब d का मान जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है, तो इस केस में क्या होता है, मूल जो है वो वास्तविक होता है। क्या होता है, मूल वास्तविक होता है। अब इसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है कि मूल वास्तविक है तो वो समान है या असमान है, बस इतना चर्चा नहीं किया है। बस इसमें ये बताया गया कि मूल वास्तविक है, रियल है, बस इतना कंफर्मेशन दे दिया गया है कि मूल जो है वो रियल है, रियल रूट आएगा, यहाँ पे मूल जो है वो वास्तविक आएगा। तो अब इसमें मूल वास्तविक निकालना है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे, क्योंकि डी का जरूरत है। तो डी का मान निकालेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले एक ए बी सी का मान भर लेंगे, क्या है, तो यहाँ पर ए का मान भरेंगे। तो ए का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 2, तो ए का मान कितना हो गया 2। बी का मान कितना है, तो बी का मान है एक्स के गुना, एक्स के गुना में कितना है तो -3, तो यहाँ पे बी का मान हो जाएगा -3। सी का मान क्या है, तो लास्ट में बचल खुचल पी का मान, पी सी बराबर क्या है पी है। अब यहाँ पे डी का मान निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, डी का मान। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ से d बराबर बी स्क्वायर, बी का मान क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे माइनस का
4 इंटू ए का मान 2 है और सी का मान p है, ठीक है। इस प्रकार से d बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 4 दूनी 8 p, यानी कि d का मान क्या आ गया 8 माइनस 9 माइनस का 8p, ठीक है। अब ये जो d का मान आया है, ये जो विवेचक आया है निकल करके, इसमें हमको क्या करना है, इसको p का मान को निकाल के बताना है। तो देखिए मूल वास्तविक है, तो मूल चूंकि लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, ठीक है। मूल वास्तविक है, सवाल में ही बोला गया है। तो मूल वास्तविक कब होता है, जब d इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे रखेंगे d का मान क्या आया है 9 माइनस 8p, इसका मान जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो d के सामने हमने 9 माइनस 8p रख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह लगा दिया, बराबर का 0 रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, बस 9 माइनस क्या है 9 माइनस 8p इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। उसके बाद ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 जैसे ही माइनस का 8p उधर जाएगा तो प्लस का 8p हो जाएगा, और जैसे ही माइनस का उधर जाएगा तो ये इनइक्वालिटी जो है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जो है उसका साइन बदल करके क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि जो पहले इधर मुंह घुमा हुआ वो उधर घूम जाएगा मुंह, इतना समझना है, ठीक है। मतलब इधर से उधर जाएगा तो इधर से उधर घूम जाएगा। तो इस प्रकार से 9 इज मतलब ये जो लेस देन का चिन्ह है वो किस में बदल जाएगा ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 8p से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे p का मान निकालना है। तो p का मान जो होगा वो किस प्रकार से होगा, p इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होगा 9/8 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से p का ये मान निकल के आता है, जो कि है ये p इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 9/8 में है। यानी कि इसको थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा जो सिंबल है इस सिंबल को समझना है कि किस प्रकार से दिया गया। तो p का मान क्या निकल के आता है, p इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 9/8, मतलब 9/8 के बराबर होगा p का मान। तो p का मान किस प्रकार से निकाला गया है, तो समीकरण दिया गया था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इसमें a b और c का मान भर लिए हैं, d का मान निकाल लिए हैं 9 माइनस 8p आ गया है। अब इसमें बोल दिया गया था सवाल में कि मूल वास्तविक है, रूट जो है वो रियल है। तो मूल वास्तविक कब होता है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे होता है। तो d का मान निकाल चुके हैं, डी का मान भर दिया, और ये किसके होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होगा, वहां पे मैंने रख दिया। अब जैसे ही ये माइनस का 8p उधर गया प्लस का 8p हो गया, तो ये इनइक्वालिटी का चिन्ह जो है ये बदल गया, पहले इधर था अब उधर मुंह घूम गया। अब उधर मुंह घूम गया इसका मतलब क्या 8p बड़ा है 9 से। तो इस प्रकार से p का मान क्या जाएगा, p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/8। इस प्रकार से इसका ये आंसर आता है, p का मान आता है। और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन को तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन 3 और 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले 2 क्वेश्चन बता दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है कि ऐसी 2 संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। यानी कि 2 संख्या है, उस दोनों संख्याओं का जो जोड़ है, योग मतलब जोड़ जो है वो कितना है 27 है और गुणनफल 182 है। तो इसको ऐसे समझना है, सबसे पहली बात 2 संख्या है, वो दोनों संख्या पता ही नहीं है। तो अगर पता नहीं है तो क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। तो सबसे पहले हम पहली संख्या मान लेते हैं x, क्योंकि पता नहीं है। तो पता नहीं है तो उसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो यहाँ पे जो चीज नहीं पता रहेगा उसको x मान लेना है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, और सबसे पहली बात 2 संख्या ज्ञात करना है, पता है ये नहीं है तो ज्ञात क्या करेंगे, तो पहले मान लेंगे x। तो लिखेंगे माना कि पहली संख्या, जो पहली संख्या है वो क्या है x है। अब पहली संख्या x है, लेकिन बोल दिया है, वो बोल दिया क्या है कि 2 संख्या का योग जो है वो 27 है। जैसे हम बोल देते हैं कि 2 संख्या का जो योग है वो 10 है। अब उसमें से बोल दिए कि एक संख्या 4 है, तो आप समझिए कि दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि नहीं। यानी कि अगर कोई 2 संख्या है, अब बोल दिए कि दोनों संख्या का जोड़ जो है 15 है, इसमें से एक संख्या जो है वो 10 है, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, अपने आप समझिए। अच्छा 10 है तो दूसरा क्या होगा 5 होगा, तब जोड़ने पर 15 पूरेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें क्या है कि अगर एक संख्या पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो लिखेंगे दूसरी संख्या क्या होगा, तो टोटल में से x को माइनस कर देंगे वही होगा। तो टोटल जोड़ने पे कितना आता है 27 और माइनस x, वो होगा दूसरी संख्या। अब दूसरा चीज क्या बोला गया है, जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का गुणनफल
का गुणनफल कितना है 182 है। तो दोनों संख्या क्या है, एगो x है और दूसरा क्या है 27 माइनस x। इसका गुणनफल मतलब गुना कर दिए और कितना के बराबर है तो 182 के बराबर है। तो x को 27 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 x हो जाएगा, और x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में बराबर क्या है 182। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो इसके बाद अगर ये माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 27x हो जाएगा, प्लस का उधर हो जाएगा 182 बराबर का 0। बस इतना कर देना है। अब कैसे हुआ समझ में आया ना, नहीं आया तो फिर देख लेना अच्छा से, ठीक है। कि माइनस का एक्स स्क्वायर पहले से उधर कौन बैठल है 182 बैठल है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, जो कि मैंने इधर ही लिख दिया है। मतलब समझना है कि उधर चल गया है, लेकिन बाद में इधर कुछ नहीं बच जाएगा तो 0 बचेगा। तो इसको उलट पलट के बात एक ही है, वही बात है, ठीक है। तो x माइनस का एक्स स्क्वायर उधर गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, 27x उधर गया तो माइनस का 27x, और उधर पहले से बैठल कौन था 182, तो मैंने उसको लिख दिया 182 बराबर क्या है 0। बस इसको सॉल्व कर लेना है। अब ये क्या बन गया है, द्विघात समीकरण बन गया है। अब इस द्विघात समीकरण को जिस भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो बस इसको सॉल्व कर देना जरूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस 182 बराबर 0, इसको सॉल्व करना है। अगर क्लियर विजुअल नहीं है तो इधर का पोर्शन जो है थोड़ा सा अगर हाईलाइटेड है तो ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लेना है ताकि अच्छा से दिखे, ठीक है। और नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाली देख के नहीं बाहर निकल जाना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या करते हैं, एक लास्ट वाले को पहले वाले से गुना करते हैं। तो लास्ट वाले को जैसे ही पहले वाले से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 182 को 1 से गुना करना पड़ेगा तो क्या आएगा 182। अब 182 को तोड़ना है ऐसा कि इसको गुना करने पर 182 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो 27x पुराना है तो 13 और 14 में इसको तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे 13 और 14 में, 13 14 को जोड़ने पे 27 पुट जाएगा। अब माइनस में लाना है 27 को, तो हमें माइनस लगा देते हैं, -13 -14 माइनस का 27 हो जाएगा। अब x है इसके साथ लगा हुआ तो x इसमें सटा देंगे, तो माइनस का इसको तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। बस स्टेप बाय स्टेप चलते चलना है। तो एक्स स्क्वायर अब इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। x कॉमन आएगा, बचेगा इसमें x माइनस 13। अब इसमें -13 कॉमन आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बच जाएगा, इसमें -13 कॉमन आएगा तो बचेगा x, और माइनस का 14 कॉमन आएगा 14, ठीक है। तो माइनस का 14 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस का 13 बराबर का 0, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बार बार दिख रहा है, ठीक है, माइनस का 14 लिए तो 14 यानी कि 14 यहाँ 13 से गुना करेंगे 182 पुर जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब जो दो बार दिख रहा है उसको एक बार लिख लेंगे। तो दो बार क्या दिख रहा है x माइनस 13, इसको एक बार लिख लेंगे। जो नहीं दिख रहा है, जो दो बार नहीं दिख रहा है उसको एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पे x माइनस 13 दो बार दिख रहा था उसको एक बार लिख लिए हैं, x माइनस 14 जो है वो एक के बार दिख रहा है उसको एक जोड़े सटा देना है, ठीक है। बस इतना काम करना है। तो x माइनस 14 बराबर 0। अब x माइनस 13 भी 0 के बराबर है और x माइनस 14 भी 0 के बराबर है। तो पहले क्या कम करेंगे, x माइनस 13 बराबर 0 कर देंगे। अब फिर दूसरा का बार में क्या करेंगे, -14 बराबर 0 कर देंगे। तो अब x का 2 मान आ जाएगा, x बराबर -13 हो जाकर प्लस का 13 हो जाएगा, तो एगो x का मान ही आ गया। एगो x का मान जो है वो -14 होने जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा। तो एगो x का मान ई हो गया, तो दो गो x का मान आ गया। अब जो सवाल में पूछा गया था उसी सवाल के अनुसार इसका आंसर भी आया, देख सकते हैं। बोला क्या था, ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो 13 14 को जोड़ने पर 27 नहीं पूर रहा है ना, तो वही बात है। तो ऐसी दो संख्या है, एक दूसरा संख्या क्या है 14, तो एक है 13 दूसरा है 14, दोनों को जोड़ने पे कितना पूरा 27। लेकिन दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। और दोनों को गुना करके देख लीजिए, दोनों का गुणनफल क्या आएगा 182 ही आएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों जो है क्वेश्चन जो है आंसर जो है 13 14 ये क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब है। और इस प्रकार से लास्ट में लिखना है, अतः पहली संख्या जो होगी, पहली संख्या क्या है x माना था और x का मान कितना है 13, और दूसरी
संख्या कितना आया है, 14 आया है। ठीक है, तो 27 में से माइनस कर लेंगे 13 तो 14 ही ना आएगा। इस प्रकार से ये 14 आ गया दूसरी संख्या, तो यही इसका जवाब भी है। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के सवाल हर बार एग्जाम में आता है और ज़्यादा कुछ विशेष करना नहीं, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, सिद्ध करना है कि 5, और अभी तक जितना भी क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करवाया है, हमारे द्वारा एग्जाम लिया गया था, उसमें 2 एग्जाम पेपर का सोल्यूशन दिए हैं और उस दोनों एग्जाम में एक क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। तो जानते इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 5 प्लस रूट 3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि 5 प्लस रूट 3 जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो हमने बताया था जो पूछा जाएगा सवाल में, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो जो पूछा जाएगा उसका उल्टा मान लेना है, जो पूछा जाएगा उसका उल्टा मान लेना है। जैसे 5 प्लस रूट 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम इसका उल्टा मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना कि, और जो मानेंगे उसको लिखना है, यानी कि मान के आगे बढ़ जाना, नहीं लिखना है। माना कि 5 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये मैंने मान लिया है। 5 प्लस रूट 3 क्या है, तो ये परिमेय संख्या है, ये मैंने मान लिया है। उसके बाद अगर ये 5 प्लस रूट 3 परिमेय संख्या है, जरा सोचो, अगर 5 प्लस रूट 3 परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये पी बटा क्यू के रूप में होगा। तो लिखेंगे पी बटा क्यू के रूप में होगा कौन, 5 प्लस रूट 3, यानी कि पी बटा क्यू के बराबर होगा। तो लिखेंगे पी बटा क्यू बराबर किसके बराबर होगा ये, तो 5 प्लस रूट 3, क्योंकि मैंने परिमेय संख्या माना है। अब क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 प्लस 5 जो है इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी बटा क्यू माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा, रूट 3। अब यहाँ पे पी बटा क्यू जो है परिमेय संख्या है, इसमें से कुछ भी माइनस करेंगे, तो ये परिमेय संख्या ही आएगा, धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। तो ये जो धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि इस तरफ वाला जो है एलएचएस जो है, ये एलएचएस वाला साइड वाला क्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 3 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है वो आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि 4 है और ये 2 है, तो ये चूंकि ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, तो आपस में बराबर हो सकता है। लेकिन परिमेय संख्या परिमेय संख्या के केस में, लेकिन एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में कैसे बराबर हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि पी स्क्वायर बटा क्यू माइनस 5 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, चूंकि जो भाषा वहां पे लिखना है, चूंकि पी बटा क्यू माइनस का 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। अब पता चलता है क्या कि इस प्रकार अपरिमेय संख्या जो है, अपरिमेय संख्या जो है वो बराबर नहीं हो सकता है, किसके, तो परिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या जो है वो किसके बराबर नहीं होगा, तो ये बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या के। ठीक है, संख्या के। तो अतः लास्ट में लिखना है, अतः 5 प्लस रूट 3 जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। नीचे नहीं लिखेगा कि दिखेगा नहीं, फिर बाद में कमेंट आएगा कि दिखता नहीं है। इसलिए ध्यान से हम यहाँ पे लाइन छोड़ दिए हैं, इसको ऐड कर लेना जरूरी है। लास्ट में लिखना क्या है कि अतः 5 प्लस रूट 3 जो है वो क्या है, वो 5 प्लस रूट 3 जो है क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। चूंकि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता। इस प्रकार मैंने 4 क्वेश्चन का सोल्यूशन किया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, विशेष काम है नहीं, छोटा मोटा क्वेश्चन है, इसको समझ लेना है। क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव का भी ट्रेंड चलता है इसका, और सब्जेक्टिव का भी ट्रेंड चलता है। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी। तो ऑब्जेक्टिव बनाने का ट्रिक अलग होता है, सब्जेक्टिव बनाने का ट्रिक अलग होता है। तो तरीका है, तरीके पे डिपेंड करता है। तो 0.12 इस पर बार लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है, को पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, जो चीज दिया रहेगा उसको इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन मान लेंगे। तो लिखेंगे माना कि x बराबर क्या मान लिया, तो 0.12, 2 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ, इसका मतलब 2 2 2 2 इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब इसमें दोनों तरफ इसको मान लेना, एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। अब समीकरण लिखेंगे, समीकरण एक में दोनों तरफ
10 से गुना करेंगे, यानी कि ये जो रेकरिंग लगल है ये क्या पर लगल है, जगह पर लगल होगा उस पर उसी हिसाब से रेकरिंग मतलब गुना करना है। एगो पे लगल है तो 10 से गुना करेंगे, 2 पर लगल है तो 100 से गुना करेंगे, 3 गो पर लगल है तो 1000 से, मतलब इस प्रकार से ये आगे प्रोसेस रहता है। तो फिलहाल एक पर लगा हुआ है तो 10 से गुना करेंगे, तो दोनों तरफ गुना करना है। तो एक तो इन्हें गुना करेंगे तो x को 10 से गुना करेंगे 10x हो जाएगा, उन्हें गुना करेंगे तो 0 पॉइंट क्या है 0.12 है, इसको 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1.2 आ जाएगा, तो लिखेंगे 1.222, इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का समीकरण 2 को घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक है, घटा देंगे तो घटाने पर क्या पता चलेगा, घटाना है। अब यहाँ पे समीकरण नंबर 2 क्या है 10x, 10x माइनस क्या करना है, एगो x माइनस करना है बराबर 1.222 में से माइनस करना है क्या 0.1222, इस प्रकार से माइनस करना है। तो देखिए 10 गो x में से एगो x जाएगा, कितना बचेगा 9 गो x, अब बराबर ये जो 2 में से 2 तो मतलब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और देखा जाए तो ऊपर में क्या है, यहाँ पर लास्ट में क्या बचेगा 2, देखो यहाँ पे क्या इस प्रकार से है 1.2222, इस प्रकार से बढ़ता रहेगा। इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है 0.1222, ये माइनस करना है। तो ये तो 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, मतलब 2 में से 2 घट के तो 0 हो जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या बचेगा 2 में से 1 जाके कितना बचेगा 1, पॉइंट देंगे फिर 1 बचेगा, यानी कि कितना आएगा माइनस करने के बाद 1.1 आएगा। यहाँ से आगे इम्प्लाई दैट का चीज मतलब यहीं पे समझा देते हैं, नीचे लिखना है। तो 9x क्या आया है 9x इज इक्वल टू 1.1। अब जैसे ही ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगा 10 आ जाएगा। तो 9x का मान कितना आ गया 11/10 आ गया है। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 11 बटा ये 9 जो है इधर गुना में है तो इधर जाएगा भाग में, तो 10 गुना 9, तो x का मान कितना आ जाएगा 11/10×90, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया 11/90, इस प्रकार से ये x का मान आता है। अब अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो कैसे बनाएंगे, देखो इसका ट्रिक क्या है ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए। तो इस पर देखो क्या लिखा हुआ है सवाल में है 0.1 और 2 के ऊपर रेकरिंग है। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसको हटा के लिख देना है, क्या आया है 12, ठीक है 12 लिख दिए। अब 12 आएगा, अब इस पर रेकरिंग क्या गो पे है एगो पर है, तो ये नीचे आएगा एगो 9 आएगा। कै गो पर नहीं है, दशमलव के बाद वाला में एक अंक पे रेकरिंग नहीं है तो नीचे 1 0 आएगा, तो नीचे लिख देंगे 1 0। उसी में से जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर देंगे, तो 1 पर नहीं है तो 1 माइनस कर देंगे, तो 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 11, और नीचे कितना है 90। देखो यहाँ आ गया ट्रिक। तो इस प्रकार से अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो ये ट्रिक लगाना है, सब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो इसे बना के आना है, ठीक है। अगला सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि दो संख्याओं, और इस प्रकार का क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम के सवाल को सॉल्यूशन किए थे तो उसमें भी सवाल इस प्रकार का क्वेश्चन था, लेकिन यही नहीं था। तो वैसा ही एग्जाम में भी सवाल आएगा, तो ऐसे नहीं आएगा लेकिन यही नहीं रहेगा, इसी टाइप से सवाल आएगा। तो अंक डिजिट ये सब तो चेंज हो सकता है, अब इतना तो हो सकता है ना। तो हाँ बस इतना समझना है, तो स्टेप्स को समझना है किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो दो संख्याओं का मौसा कितना है 145, उनका लौसा कितना है तो 2175। यदि एक संख्या जो है वो 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया होगा उसको लिख लेना है, तो लिखेंगे दिया गया है, जो दिया गया होगा उसको लिख लेना है। क्या दिया गया मौसा दिया है, मौसा यानी कि HCF कितना दिया हुआ है 145 दिया हुआ है। दूसरा लौसा दिया है, लौसा यानी कि LCM कितना दिया हुआ 2175, ठीक है। और एक संख्या यानी कि एक संख्या A मतलब पहली संख्या है और वो कितना है 725 है, तो दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो इसमें एक सूत्र होता है, चूंकि पता होगा लिखेंगे सूत्र से क्या होता है A इंटू बी यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM के,
ठीक है। ये होता है बराबर ए इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM के बराबर होता है। हम आप लोगों को एक ही रिकमेंड करेंगे कि पिछले साल का बनाया हुआ एक वीडियो है, उसमें पूरा मैथ्स एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है, तो पूरा का पूरा फार्मूला ओरिएंटेड है, तो उसको एक बार जरूर देख लेना है। उस वीडियो का जो लिंक है ऊपर आइटम में मिलेगा, तो उसको पूरा एक बार देख लेना है, वॉच कर लेना है। लगभग में 50-55 मिनट का होगा, तो उसको पूरा देख लेना है ताकि पूरा जो है वो फार्मूला जो है दिमाग में छप जाए, ठीक है। उसके बाद कोई भी सवाल लगाओगे तो जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं सारा का सारा जो है वो उसी टाइप से है, ठीक है, तो ध्यान से समझना है। ए का मान क्या है, ए का मान है 725, तो यहाँ लिखा जाएगा 725। बी का मान तो नहीं पता है, क्योंकि दूसरी संख्या क्या है, बी है, ये नहीं पता है, मान लेंगे व्हाट बराबर HCF का मान क्या है, HCF का मान 145 है, तो यहाँ लिख देंगे 145 इंटू LCM का मान कितना 2175, तो 2175 आ जाएगा। अब बी का मान तो निकालना है, बी का मान क्या होगा, तो बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, बी बराबर लिख देंगे 145 गुना 2175 और नीचे क्या जाएगा 725, ठीक है, 725 आ जाएगा। अब 725 है, अब 725 से 2175 जो है वो 3 बार में कट जाएगा, 3 25 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 7 21, ठीक है, यानी कि 3 बार में कट जाएगा। इस प्रकार से बी का जो मान है वो कितना जाएगा 145 इंटू में 3। अब इसको गुना करके लिख देना है, तो 3 25 15, 3 जग 12 और 1 13 और 3 एकम 3 और 1 4, कितना जाएगा 435। तब बी का मान कितना आ गया निकल के 435 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन रहता है, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। जो मान आया है यहाँ पे बी का मान कितना है, तो 435 निकल के आया है। तो इस प्रकार से लिख देना है कि दूसरी संख्या क्या होगी 435, लास्ट में लिखना था दूसरी संख्या बराबर 435 होगी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और एक उसके सवाल को भी देख लेते हैं क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोला जा रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान से समझ लेना। 10 और 250 के बीच में 4 का कितना गुणज है, कितना मल्टीपल है, ये बताना है। तो किसके किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में। तो सबसे पहले 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कौन कौन होता है वो पता कर लेंगे। तो लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज, 4 का गुणज कौन कौन होता है। तो सबसे पहला तो 10 के बाद 11, 11 तो होता नहीं है, 10 तो नहीं होता है। 10 और 250 के बीच में देखना है, तो 10 11 नहीं होता है, 12 होता है। तो उसके बाद 12 पहला होगा, उसके बाद क्या होगा 24, फिर 36, फिर इस प्रकार से लास्ट कहाँ जाएगा 250 तक जाना है। तो 250 तो नहीं होगा, 249 नहीं होगा, क्या होगा 248 हो जाएगा। इस प्रकार से ये एपी का पता चलता है, ये क्या है 12, 24, 36 और डॉट कहाँ तक जाएगा 48, 248 तक जाएगा। तो 10 और 250 के बीच में 12, 24, 36 और लास्ट कितना है 248। ये क्या है 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणज है, ठीक है। तो अब इसमें जो पहला पद है ए वो कितना है 12, और जो लास्ट पद है एन होता है लास्ट पद, जो कि कितना है 248 है। यहाँ पे डी का मान निकाल लेंगे, तो डी का मान क्या है, डी का मान 12 ही है, क्योंकि 24 में से 12 जाएगा 12 ही बचेगा, 36 में से 24 जाएगा 12 ही बचेगा, तो डी का मान तो 12 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कितने गुणज है ये पता नहीं है, लेकिन हमने बताया था कि एपी में जो भी सवाल आएगा, ठीक है, एपी में जो भी सवाल आएगा उस सवाल में पहले ये चीज़ चेक कर लेना है कि जो मतलब जिससे भी बनाना है क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा उसमें किससे फार्मूला बनने के चांसेस है, जिससे फार्मूला बन जाएगा उसी को पकड़ लेना है बस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया गया, ए का मान दिया गया, डी का मान दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है, तो एन से फार्मूला बात होता ही है, तो एन का फार्मूला से होता है, तो इसको ही पकड़ के आगे सॉल्व कर देंगे बस। तो लिखेंगे नाउ एन का मान दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था ए एन का मान 248 ये दिया हुआ है। अब एन का फार्मूला होता है, ये बात तो पता होगा, एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान कितना है, इसका मान है 248। बस इसको सॉल्व कर देंगे। ए का मान पहले बता दिए हैं, ए का मान 12 है, यहाँ भर देंगे 12 प्लस
n का मान पता नहीं है, क्योंकि n ही तो निकालना ही है कि कितने गुणज है 4, 10 और 250 के बीच में कितने गुणज है 4 का। तो ये n का मान जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो n का मान निकालना है ना, इंटू डी का मान कितना है, डी तो इसमें 12 है, तो लिख देंगे 12 और बराबर क्या है 248। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। तो 12 अब प्लस 12 अंदर जाएगा तब 12 n हो जाएगा। अब माइनस 12 को 1 से करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बराबर कितना आता है 248। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 n का मान आ जाएगा, ठीक है 24। तो यहाँ से अलग अलग प्रकार के केस है, तो डी का मान है, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे बस। तो 12 n का मान है, 12 से 12 तो n कैंसिल हो जाएगा, 12 n का मान आ जाएगा ना। डी का मान 4 है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। 12, 10 और 250 के बीच में जो है वो 4 का गुणज देखना था, हमने इसमें 12 का मल्टीपल चेक कर लिया, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा प्रयास मतलब फिर से देख लेना है। तो 10 और 12 यहाँ से जो एपी है वो बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए एक बार फिर से चेक कर लेना है। तो 4 का गुणज ना है, मतलब 4 का मल्टीपल चेक करना है। ठीक है, तो 4 का मल्टीपल चेक करने के लिए क्या करेंगे, बस 12 है तो 12 के बाद क्या होगा, 12 के बाद सबसे पहले तो 12 है, 12 के बाद क्या होगा 12 4 16, फिर उसके बाद क्या होगा 20, फिर उसके बाद क्या होगा 24। इस प्रकार से आगे तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा तो 248 तक जाएगा। ये क्या हो जाएगा 12 के मल्टीपल में आ जाएंगे। ठीक है, 12 16 20 48 248 तक जाएगा। अब यहाँ पे ए का मान तो 12 ही है, और जो डी है, जो डी का मान है वो कितना है 16 12 4 का डिफरेंस है। डी का मतलब अंतर देखना है, तो अंतर कितना है, अंतर यहाँ पे 4 है। ठीक है, बस अंतर 4 है। अब एन, इसमें एन का मान देखना, एन का मान कितना है लास्ट में 248 है, तो बस 248 लिख देंगे। अब इसी को पकड़ के सॉल्व कर देना। मैंने बताया था कि जो फार्मूला जिससे बन जाएगा फार्मूला एपी चैप्टर में, उसी को पकड़ के बस खींच देना है, उसी से बन जाएगा बस। तो एन का मान पता है, एन बराबर क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी बराबर कितना होता है 248 दिया था। ए का मान पता है, पहला मान कितना है 12 प्लस एन का मान पता नहीं, n-1 छोड़ देंगे, इंटू डी का मान कितना है 4 बराबर कितना है 248। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तब 12 प्लस 4 अंदर गुना हो जाएगा, तो 4n, अब माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना 248। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तब 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, और प्लस का 4n और बराबर कितना 248। तो यहाँ से 4n जो बराबर कितना जाएगा 248, अब माइनस का 8 प्लस का 8 हो जाके माइनस का 8 हो जाएगा, मतलब 4n बराबर 240 हो जाएगा। तो 4 से कट जाएगा, 4 छक 24 0, तो n का मान कितना आ गया 60। ठीक है, n का मान कितना आ गया 60। तब पता चल गया होगा, मैंने बोला है कि n का जो भी मान आएगा वही इसका आंसर होगा। तो n का मान कितना है 60 आया है, तो पता चल गया ना कि 10 और 250 के बीच में 4 का कितना गुणज है, तो 60 गुणज है। ठीक है, अगला सवाल भी देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि एपी का 7वां पद 1/9 है और 9वां पद जो है 1/7 है, तो 63वां पद निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहले जो सवाल में दिया गया उसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं क्या दिया गया है। तो लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है, तो 7वां पद एपी का 7वां पद को क्या बोलते हैं A7 का मान क्या है, तो 1/9। आप पता होगा कि A7 को कैसे लिखा जाता है, तो कुछ नहीं करना है, जितना रहेगा उससे एक कम डी लिखना है। क्या लिखना है, जितना रहेगा उससे एक कम डी। जैसे A7 मतलब 7वां पद है, तो इसे एक कम डी लिखेंगे, तो ए प्लस एक कम डी, A7 है मतलब 7वां पद है, तो पहले ए लिखेंगे और एक कम डी लिखेंगे। तो ए प्लस एक कम मतलब 6 गो डी, 7 से एक कम 6 डी बराबर का मान, इसका मान कितना 1/9। इसको एक इक्वेशन मान लेंगे, क्योंकि और कुछ इसके बारे में चर्चा है नहीं।
दूसरा एपी का 9वां पद भी दिया हुआ है 1/7। तो एपी का 9वां पद दिया हुआ है, क्या दिया गया है, 9वां पद को क्या बोलते हैं, A9, और A9 का मान दिया हुआ 1/7। अब A9 मतलब 9वां पद को क्या लिख सकते हैं, वही चीज है, जितना रहेगा उससे एक कम डी लिखना है। 9वां पद है तो एक कम डी लिखेंगे ए में जोड़ के, तो पहले लिखेंगे ए और प्लस एक कम डी, तो 9 में से एक कम यानी कि 8D अब बराबर 1/7। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ना, तो इसको रेज कर देते हैं पहले ऊपर वाला, उसके बाद नीचे वाला को समझाएंगे, ठीक है, ताकि अच्छा से दिखे। तो देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम लास्ट में, अब इसको घटा लेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा लेंगे तो इससे क्या होगा, ए से 1 कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण, इसी में लिख देते हैं, समीकरण 2 में से एक लिखल है, एक को घटाने पर तो घटाएंगे, तो इसको फिर से लिख देखिए, फिर से लिख के लेना है, उसके बाद काट लेना, हम यही में काट देते हैं बस। तो ए से ए कट जाएगा, ठीक है, 8D में से 6D घटेगा तो कितना बचेगा, 2D अब बराबर 1/7 में से 1/9 घटेगा, तो 1/7 घटाओ 1/9, तो 2D का मान कितना रहा है, इधर से 7 9 का एलसीएम 63 हो जाएगा, 7 9 में 63, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 2D का मान कितना आएगा, 9 में से 7 जाएगा, 2 बटा में कितना 63, तो D का मान कितना गया 2 अब बटा में 63 था पहले 3 से, और 2 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो D का मान कितना आ गया, D का मान आ गया 1/63, ठीक है, D का मान आ गया 1/63। अब इस D के मान को क्या करना है, लेके ढोना नहीं है, ठीक है, मतलब अब इसको रखना है, कहाँ रखना है, तो D का मान जो आया है, ठीक है, इस D के मान को किसी एक समीकरण में रखेंगे तो यहाँ से A का मान अपने आप निकल के आ जाएगा, और हमको 63वां पद पूछा हुआ है, तो इसको रख देते हैं जिससे A का मान आ जाए, तो लिखेंगे समीकरण 2 में D बराबर 1/63 को रखने पर, तो समीकरण 2 को लिख लेंगे, समीकरण 2 क्या, A + 8D बराबर 1/7, तो A + 8D बराबर 1/7, ये क्या है, समीकरण 2 है, इसमें A का मान नहीं ना पता है, तो A का मान तो निकालना ही है, प्लस 8 इंटू D का मान क्या है, तो 1/63, तो 1/63 बराबर कितना हो जाएगा 1/7, तो यहाँ से A का मान क्या जाएगा, A + 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8/63 बराबर 1/7, ठीक है। इस प्रकार A का मान जो है वो 1/7, प्लस का 8/63 जो हो जाएगा माइनस का 8/63 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से A का मान क्या जाएगा, तो A का मान वही है, इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो 7 इंटू 63 आ जाएगा, तो 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ से 63 आ जाएगा, माइनस का 63 यानी कि 7, ठीक है, तो 63 में से 7 यहाँ पे माइनस कर लेंगे, सॉरी 63 से 7 7 8 56 आ जाएगा, यहाँ पे 56, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 63 को 1 से गुना करेंगे 63, 63 से 63 कैंसिल यानी कि 7 को 8 से गुना करेंगे 7 8 56, तो यहाँ से A का मान क्या जाएगा निकल के, A का मान आ जाएगा 56 4 60 3 3 4 3 7 यानी कि 7 गुने 63, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, तो A का मान ही आ रहा है, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो A का मान कितना आ गया 1/63, ये A का मान आ गया, ठीक है। अब जो A का मान आया है, A का मान कितना है, तो 1/63 आया है, तो इस A के मान को, ठीक है, अब आसानी से निकल जाएगा ना, क्या पूछाएगा 63वां पद पूछा गया है, तो 63वां पद में इनका मान तो पता ही है 63 है, और बस कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 63वां पद यानी कि A63 बराबर फॉर्मूला लगा देंगे A + n-1 गुना D, सिंपल है, जैमा पद पूछा जाएगा उससे एक कम D लिख देना है, उससे एक कम D, याद रखना ट्रिक है, जैमा पद पूछा जाएगा उससे एक कम D होना चाहिए, ठीक है, तो 63वां पद है, तो A + जोड़ के A + एक कम D, तो 63 से एक कम D मतलब
62D, ठीक है। उसी प्रकार से ए का मान क्या है यहाँ पर, ए का मान है हाँ ए का मान निकाल के लाए है ना, ए का मान कितना है तो 1/63, तो लिखेंगे 1/63 प्लस 62 इंटू डी का मान भी कितना था 1/63 ही था, तो 1/63 ही रह जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से ऊपर में सॉल्व करेंगे तो 1/63 प्लस 62 को 1 से गुना करेंगे तो 62 अब बटा में 63, तो इसका एलसीएम तो 63 ही आएगा, 1 प्लस 62 हो जाएगा। अब 62 एक को जोड़ेंगे तो 63 आएगा, नीचे में भी 63 आएगा, तो 63 से 63 कट जाएगा कई बार में, एक बार में, तो इसका 63वां पद क्या गया, तो इसका 63वां पद जो है वो 1 आ गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 मैंने 8 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है। उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। याद रखना है बउआ कि पूरा क्वेश्चन जितना क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, चुपचाप जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन करने के लिए जैसे हम 1 घंटा खड़ा होकर सॉल्व करवा रहे हैं उसी चुपचाप 1 घंटा बैठ के सॉल्व करना है और लिखना है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ विशेष काम नहीं करना है, जितना बता रहे हैं उतना करो, बस सॉल्व कर लेना है एक बार, और एक बार दो बार जो है वो खुद से सॉल्व कर लेना है, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन जरूर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पे जाकर के, मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन तो देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन और है, मतलब आगे का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन को समझ लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ऐसे सवाल देख लेते हैं। तो पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा कि 8 के प्रथम 15 गुणज को ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, ज्ञात नहीं करना है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, जोड़ के बताना है, जोड़ कितना आएगा। 8 का जो प्रथम 15 गुणज होता है, गुना करेगा तो कितना आएगा जोड़ने पर। तो सबसे पहले 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन है वो तो पता होना चाहिए, तो लिखेंगे, क्योंकि 8 के प्रथम 15 गुणज, ठीक है। 8 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन होगा, तो पहले 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा। इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा, प्रथम 15 यानी कि 8 इंटू 15, ठीक है। तब 15 ठीक है ना जाएगा 120 तक जाएगा, ठीक है। कितना जाएगा, ये 120 तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ए का मान क्या है, यहाँ पर ए का मान 8 है, और जो लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म क्या है 120 है। तो एन का मान, चूंकि एन से कोई मतलब नहीं है, और हाँ मतलब है इन की जरूरत के लिए सवाल में बोला गया 8 के प्रथम 15 गुणज ज्ञात कीजिए, तो एन का मान पता होना चाहिए कि 8 से लेकर के 8 के जो प्रथम 15 गुणज है, लास्ट वाला जो 120 है, इसमें टोटल कितना टर्म आ रहा है, कितना पद आ रहा है, तो उसको ज्ञात करने के लिए एन का मान की जरूरत पड़ेगा। ए का मान तो पता चल गया 8 है, डी का मान जो है वो भी 8 है, क्योंकि 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, 24 में 16 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। और लास्ट टर्म पता चल गया एन कितना है 120 है। अब जो पूछा गया है, हमने बोला है सवाल में जो दिया गया रहेगा एपी चैप्टर से, उसमें जिससे फार्मूला बनने वाला होगा उसको खींच के मार देना है, वो सॉल्व हो जाएगा। बस फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला पे रखो उसको, बस उसको सॉल्व कर देना है। तो एन से फार्मूला बनता है, तो एन का मान भरेंगे, तो एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर क्या होता है 120। अब ए का मान पता है कितना है, तो 8 है, पहले तो ये बोल दिए हैं। 8 प्लस एन का मान पता नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो 8 है, ठीक है। और बराबर कितना है, तो 120 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। तो यहाँ पर इसका मान निकाल भी सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, हालांकि निकाल के बता देते, ठीक है, इनका जरूरत नहीं है। बस इसको अगर देखा जाएगा तो 8 प्लस 8 को एन से गुना करेंगे, 8 एन माइनस का 8 बराबर कितना जाएगा 120 आ जाएगा। 8 से 8 तो कट ही जाएगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ से 8 एन जो है वो किसके बराबर है 120 के बराबर है, यानी कि एन का मान कितना आ रहा है यहाँ से अगर देखा जाए तो 8 एकम 8 और 4 हो जाएगा 8 पे 40, यानी कि एन का मान कितना आ गया 15। तो यहाँ पे तो पहले से ये बोल दिया है कि प्रथम 15 गुणज ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 15 गुणज यानी कि 15, एन का मान कितना है 15। तो
15 गुणजों का योग ज्ञात करना है, इनकी S15 ज्ञात करना है, S15 ज्ञात करना है। तो इफ का फॉर्मूला क्या होता है, इन पहले लिखेंगे फॉर्मूला, लिखेंगे SN सूत्र से लिखना है, पहले क्या लिखना है, सूत्र से लिखना है, ठीक है। तो SN बराबर क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू T, ठीक है। अब इसमें रख देना है, तो S15 इनका मान कितना है 15, तो इनका मान हो जाएगा 15/2 इंटू में 2 इंटू में A का मान कितना है, ये रहा 8, तो 2 इंटू 8 प्लस N-1 यानी कि 15 और इंटू क्या है D का मान कितना है, तो 4। अब इसको सॉल्व कर लेना है, यहाँ पे बता देते हैं दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे सॉल्व कराइए, इसे मत उतार लेना है, ठीक है। तो इसको यहाँ बता देते हैं, उतारना उसी में है। तो S15 का मान कितना रहा है 15/2 इंटू में 8 दूनी 16 प्लस 15 में से एक जाएगा 14 और इंटू में D कितना था इसका, D 8 है ना, 8 सॉरी, D का मान 8 है, तो 14 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से यहाँ पे इसको गुना कर लेना है, तो यहाँ पे S15 का मान कितना जाएगा 15/2 इंटू में 16 प्लस 14 112 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से S15 का मान कितना जाएगा 15/2 दिख रहा है, 15/2 112 और 16 को जोड़ लेंगे, 112 और 16 को जोड़ लेंगे, तो 112 6 18 10 128 कितना जाएगा, इनका मान 128 आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 छक 12 2 चौक 8 64 आ जाएगा, यानी कि S15 का मान निकालना है। तो S15 बराबर 15 गुने 64 कर देंगे, ठीक है, 15 64 को आपस में गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 64 4 6, ठीक है, और 90 6 96 कितना जाएगा 960, तो S15 का मान कितना जाएगा 960 आ गया, 15 64 को गुना कर लेना है, कितना जाएगा 960 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इनका जो मान है S15 का जो मान कितना निकल के आता है 960 निकल के आता है, ठीक है। और यही निकालना ही था, नहीं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है बिंदु दिया हुआ है, ये त्रिभुज का शीर्ष है, ये चीज सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे देख लेते हैं ना। तो इसमें जो बिंदु दिया हुआ है, मान लेंगे, माना कि ये त्रिभुज का शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, तो माना कि A B और C त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है, जिसका नियामक मतलब कोऑर्डिनेट क्रमशः क्या दिया गया है, तो पहला का है 5, -2, फिर उसके बाद है 6, -4, फिर उसके बाद है 7, -2 है। इसका फिगर साइड में जरूर बना देना है, A B और C ये 3 बिंदु है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं तो बाद में पता चलेगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। तो A का कोऑर्डिनेट कितना है 5, -2 और B का है 6, -4 और C का है 7, -2, ठीक है। अब अलग अलग जो कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पे, ये त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं, अलग अलग A से लेकर के B तक का डिस्टेंस AB निकाल लेंगे, B से लेकर के C तक का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर दो गो त्रिभुज का मतलब 2 गो बिंदु का बीच का दूरी जो है वो अगर बराबर आ गया तो बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो AB डिस्टेंस निकाल लेते हैं, लिखेंगे दूरी सूत्र से क्या निकालेंगे AB निकाल लेते हैं। तो AB बराबर आ जाएगा √, इसमें x1 A से लेकर के B तक की दूरी निकाल लेते, इसमें x1 5 है, इसमें x1 6 है, इसमें मतलब x2 है ना, पहला वाला में x1/1 दूसरा वाला में x2/2, तो x1 का मान 5 और यहाँ x2 का मान 6 है, y1 का मान -2 है, y1 और y2 का मान -4 है। x1 x2 y1 y2 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ रहेगा, बोलते बोलते आवाजों कम है,
तो जो कोऑर्डिनेट लिखा रहेगा उसमें जो पहला वाला रहेगा उसको x1 मानना है, दूसरा वाला को y1 मानना है। क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट लिखा रहता है तो उसमें पहला वाला जो रहता है वो x रहता है, दूसरा वाला y रहता है। तो x1 y1 मान लेंगे और उसी प्रकार से आगे रहेगा तो उसको x2 y2 और एक बार दे देगा तो x3 y3 और एक बार दे देगा तो x4 y4 और एक बार दे देगा तो x5 y5। तो इस प्रकार से आगे मानते चलना है। तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट है, इसको सॉल्व कर लेना है। तो रूट अंडर क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बात वही है, x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर किया जाता है तो वो प्लस में ही बदल जाता है, इसलिए आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, रूट अंडर में क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर मतलब x1 कितना है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर 5 माइनस x2 कितना है 6, तो 5 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस 2 है तो माइनस 2 माइनस y2 है माइनस 4, तो माइनस 4 इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो बस अंडर रूट में 5 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, इसका स्क्वायर करना है प्लस यहाँ पे माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना है। रूट अंडर में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो ए बी का मान कितना आ गया, रूट 5 आ गया है। ठीक है, ए बी का मान कितना आ गया है, रूट 5 आ गया है। अब ए बी निकाल लिए हैं, ए सी भी निकाल के चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे ए सी बराबर, इसका भी ए सी निकालेंगे, रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो पहलक्का वाला इसका पहलक्का से घटा देना है, इसका दूसरा का से घटा के बात खत्म करना है। ठीक है, तो ए सी का मान जो है वो क्या आएगा, x1 माइनस x2। तो इसमें x1 है 5, लिखेंगे 5 माइनस इसमें x2 है 7, तो 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y1 है माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस y2 है माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो इसका तब बातें खत्म, माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 5 माइनस 7, तो 5 माइनस 7 कितना माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो माइनस 2 का कितना जगह स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे कितना जगह 2। इस प्रकार से ये आ गया। एक और बच गया है, ए बी निकाल दिए, ए सी भी निकाल दिए, बी सी बचल है, तो बी सी निकाल दे तो ये कहला बचल खुचल रहेगा, सब के निकाल के काम को तमाम करते हैं ना। तो बी सी बचल है, तो बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक वही पहलक्का इसका पहलक्का बी सी, तो बी से कुदूब के सी तक जाना है, मतलब इसका पहलक्का को घटा देना है। तो 6 माइनस 7 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे अब प्लस इसका दूसरा का यानी कि माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तब माइनस 4 प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे। रूट अंडर में 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा और 4 और 1 5 आ जाएगा। देख सकते हैं ए बी का मान कितना आया था, रूट अंडर 5 आया था, यहाँ नहीं दिख रहा है कि ना दिख रहा है, यहाँ साइड में लिख देते हैं। ए बी का मान कितना आया था, रूट अंडर 5 आया था। ठीक है, और जो AC है, AC का मान भी कितना आया है, AC नहीं BC का मान कितना है, रूट अंडर 5 आया है। तो चूंकि AC नहीं AB इज इक्वल टू है, मतलब AB किसके बराबर आया है, BC के। AB और BC कितना के बराबर है, रूट 5 के बराबर है, तो दो गो भुजा बराबर आ गया। तो समद्विबाहु क्या प्रूफ करना था, समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज तो प्रूफ कर दे, क्योंकि समद्विबाहु में नामे छिपल है। समद्विबाहु समान होगा दो भुजा, उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु बोलेंगे। इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज प्रूफ होता है। तो इस प्रकार से मैंने आज के इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाया। हालांकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, 20, 25, 30 क्वेश्चन भी है मेरे पास, और वो सारा का सारा एग्जाम वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन है और ज़्यादा बोलने से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे बस जितना क्वेश्चन करवाया गया है उसको कवर अप कर लेना है, और नेक्स्ट वीडियो में जब आएगा तो उसमें मैं जो क्वेश्चन बच गया है, इसमें का शेष जो क्वेश्चन बच गया है इस एग्जाम से रिलेटेड, वो अगले जो वीडियो आएगा उसमें बता देंगे। ठीक है, फिलहाल इसमें जितना भी क्वेश्चन हुआ है उस सारे क्वेश्चन को एक बार ज़रूर नोट डाउन कर लेना है, ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट ही मान चलो। ठीक है, तो उसको ज़रूर लिखना ज़रूरी है। ठीक है,
और एक चीज़ है कि जो भी चीज़ें प्रीवियस ईयर में जो कंप्लीट करवाया गया था उसको जो है वो मैं जब उसको कंप्लीट कर लेना, यानी कि इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई टैब में जो है वो कुछ वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख करके कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहला जो है वो पूरा मैथ्स का पूरा वीडियो मिलेगा जो लगभग 55 से 57 मिनट का होगा, उसको देख करके पूरा कंप्लीट कर लेना है, ताकि एक भी मतलब पूरा का पूरा फार्मूला ओरिएंटेड है, ठीक है, मतलब फार्मूला बेस है। फार्मूला अगर दिमाग में रहता है तो क्वेश्चन जो है वो जल्दी कवर अप हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि पूरा देखने का प्रयास करना है। होता क्या है कि अगर क्लास का ड्यूरेशन अगर 1 घंटा या इससे ऊपर जाता है तो क्या होता है, आधा देख करके ही निकल जाएगा। तो ऐसा क्यों? अरे वो 1 घंटा हम यहाँ पर अगर मतलब बोल रहे हैं तो तुमको देखने में क्या दिक्कत है? तो इसलिए पूरा देखना है और साथ ही साथ लिखना ज़रूरी है। बार बार बता रहे हैं कि लिखना ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन का केवल पीडीएफ मिलेगा। तो क्वेश्चन का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, वहाँ ज्वाइन होने वाला है। और जितने भी ग्रुप में हमारे ज्वाइन है व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे तो हम भेज ही देते हैं इसको, लेकिन आप लोगों का भी एक दायित्व है कि इतना लंबा लंबा क्लास है तो एक बार अपनी तरफ से इसको सेंड कर देना है, शेयर कर देना है, जितना हो सकता है जितने भी दोस्त सर्कल है सबको सेंड कर देना है, ताकि उसका भी जो भी मतलब एग्जाम से रिलेटेड सवाल है उसको कवर अप किया जा सकता है, उसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। और जो भी डाउट है उसको बेहिचक नीचे कमेंट में डाल देना है, ताकि उसका जवाब हम दे सकें। देखो मन में जो भी दिक्कत होता है उसको कमेंट में ज़रूर डालना है, और अगर अच्छा लगता है बुरा लगता है जो भी लगता है उसको भी नीचे कमेंट में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फिर आगे का जो भी वीडियो होगा उसमें मैं आपको ज़रूर बता दूंगा आगे का क्वेश्चन क्या है। और फिलहाल ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ठंड का मौसम ज़्यादा नहीं है। चलो ठीक है, फिर तो इतना समझ में आ गया होगा, 10 क्वेश्चन ही लिया है और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल ही था, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, ध्यान रखना है अपना।